तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। सीएमए फाउंडेशन का आज पेपर था और सीएमए फाउंडेशन का पेपर होते ही हम तुरंत आज ही के दिन, जी हाँ सही सुना आपने, आज ही के दिन हमने सारे ही आपको सॉल्यूशंस जो हैं प्रोवाइड करा दिए हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, अगर सीएमए अक्षय सेन सर के आप चैनल पे जाएंगे तो वहां आप पाएंगे कि आपके पास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो अगर इसके अलावा 3 और पार्ट्स हैं, उन सबके आपको सोल्यूशन वीडियोस प्रोवाइड किए जा चुके हैं आज ही की तारीख। ठीक है, ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में बताता चलूं तो ज्ञान सागर क्लासेस इंडिया का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है बेटा, जो फाउंडेशन से लेके प्लेसमेंट तक आपको असिस्ट करता है, आपका हाथ पकड़े रहता है। जी हाँ, अगर आपको फाउंडेशन में आपको असिस्ट किया हमने, तो हम आपको प्लेसमेंट तक भी उतनी ही गाइडेंस, उतनी ही असिस्टेंस प्रोवाइड करके चलते हैं, वो भी सब एक ही छत के नीचे। ठीक है, ताकि आप लोग एक अच्छी जॉब पा सकें और अच्छा प्लेसमेंट पा सकें सीएमए बनने के बाद। तो इसी क्रम में बात करते हुए हम बात करते हैं ज्ञान सागर क्लासेस अब आपके लिए क्या लेके आया है। ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है सीएमए इंटर का एक नया बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल अभी से कुछ दिन में, जो कि है 18 जून को। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 18 जून से आपका एक सीएमए इंटर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीएम अपना ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। इसी के साथ जो बच्चा सीएमए फाउंडेशन भी करना चाहता है, वो भी 18 जून से एक नए बैच के अंदर ज्वाइन आके हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप या तो cmacard.com या फिर ज्ञान सागर क्लासेस.com के ऊपर जाके वो इंक्वायरी कर सकता है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में जान सकता है। तो अब बिना देर किए हुए हम लोग बात करते हैं अपने मुद्दे पे, जो कि है सोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर बात बताई जाए तो जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो पढ़ाते हैं हमारे शिवम सर, और स्टैटिस्टिक्स का जिम्मा मिला हुआ है मुझे। ठीक है, तो अगर हम दोनों सोल्यूशन बनाते, दोनों को क्लब करते, तो उसमें ज्यादा समय लग जाता, पर आपके लिए जल्दी लेके आने के लिए हम लोग एक ही साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं ही आपको मैथमेटिक्स, मैं ही आपको स्टैटिस्टिक्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं क्या क्या आपके सोल्यूशंस रहे हैं। पेपर के बारे में बात करें तो मैं खुद सेंटर विजिट करके आया हूं, आज बच्चों से मेरी बातचीत हुई तो ये देखने में आया कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन तो काफी ज्यादा आसान था। ठीक है, वो जो है थोड़ा इजियर साइड पे आया था, पर मैथ्स और स्टैट्स की तरफ बच्चे थोड़े परेशान दिखे। मैथ्स थोड़ा सा जो है हल्का सा ट्रिकी आया है, हल्का सा डिफिकल्ट आया है, मैं मानता हूं। स्टैट्स का पोर्शन के अंदर भी लोग काफी ज्यादा क्या थे, कॉन्फिडेंट थे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के समय मैं जो देख पा रहा हूं, जो क्वेश्चंस है वो इतने आसान नहीं है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व करना है। तो मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको मार्क करना है और चेक करना है कि आपके आंसर सही आ भी रहे हैं या नहीं। बट एक चीज जरूर जो हमने देखी है वो ये है कि हम लोगों ने इसी अटेम्प्ट से एक अपना एमसीक्यू बैंक लॉन्च किया है और कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज यहां पे देखने को मिले हैं। ठीक है, वैरायटी लिमिटेड ही है क्वेश्चंस की, तो अगर आप वो एमसीक्यू बैंक हमारी असिस्टेंस या हमारी गाइडेंस के अलावा करते हैं तो इस तरीके के आपके पेपर जो हैं आराम से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अपने सॉल्यूशंस के बारे में। आइए, ध्यान क्या रखना है कि 18 जून से हमारा सीएमए इंटर का एक नया बैच और सीएमए फाउंडेशन का भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं बिना देर किए। तो मेरे पास में सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट का आंसर आपके पास में आ रहा है सी, सेकंड का आंसर बेटा आ रहा है बी, थर्ड की बात करें, थर्ड और फोर्थ, थर्ड का आंसर आपके पास में आ रहा है बेटा ए, फोर्थ का आ रहा है बी, माफ कीजिएगा फोर्थ का आंसर है डी। ठीक है जी, फिर उसके बाद आगे बढ़े, पांचवे का आंसर आपके पास में है बी, सिक्स सिक्स के आंसर है ए, सेवेंथ में आ रहा है सी, एट्थ एट्थ का आंसर है बेटा डी, नाइन्थ नाइन्थ जो है, नाइन्थ का आंसर आ रहा है बी, टेंथ का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेवेंथ इलेवेंथ का है द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। इस इलेवेंथ का आंसर आ रहा है बेटा आपके पास में सी। बारह का आंसर दिया गया है बेटा डी, 7/16। 13 लेट यू बी, है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ये। लेट यू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये इसका यूनिवर्सल सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अब P जो है वो दिया गया है 1 2 और 5, यानी 1 2 और 5, 1 2 और 5, सॉरी ये नहीं आएगा, 1 2 और 5, एंड Q इज गिवन एज 6 एंड 7। Q क्या है, 6 और 7। आपको सबसेट जो है ये दो दिए गए हैं इसी सॉल्यूशन स्पेस में से। द सेट P इंटरसेक्शन Q डैश विल बी गिवन एज, Q आपको दिया गया है 6 और 7, तो Q डैश का मतलब इस सॉल्यूशन सेट में जो भी Q नहीं है उसके अंदर आपको निकालना है। तो अगर आप 6 7 को हटा दे तो बाकी नंबर यहां आ जाएंगे, बाकी नंबर और इंटरसेक्शन आपको P का चाहिए, तो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा जो आंसर P सेट है 1 2 5, वो ही आपका आंसर निकल आएगा। इसलिए इसका P इंटरसेक्शन Q डैश का आंसर भी आपके पास में क्या आ रहा है, 13 का A आंसर A। 14 पे पहुंचे, 14 का आंसर बेटा आ रहा है C। 15 का आंसर, 15 का आंसर आ रहा है A। 16 की तरफ बात करें तो 16 में आंसर आ रहा है आपका D। 17, 17 का आंसर है आपका बेटा B। 18 पे पहुंचे, 18 का आंसर आपका आ रहा है D। 19 पे, 19 का आंसर आपका है बेटा A, और 20 का आंसर आपका आ रहा है C। तो यहां तो समाप्ति होती है बेटा आपके मैथ्स के पोर्शन की। आइए देखते हैं स्टैट्स के अंदर क्या बातें हैं। चलिए तो सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर एक्स कलेक्टेड सम फील्ड डेटा फॉर हिज रिसर्च। उन्होंने रिसर्च से डेटा कलेक्ट किया, तो एक्स तो जाके क्या करे, डायरेक्टली डेटा रिसीव करके आए हैं, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली करके आए, बट मिसेस वाई ने या मिस वाई ने उनको उनका डेटा यूज किया है फॉर हर रिसर्च। शी यूज द सेम डेटा। तो मिस्टर एक्स तो एक्चुअली में डेटा कलेक्ट करके आए, बट मिसेस वाई ने इनका डेटा यूज किया है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। आंसर क्या आएगा इसका, डी। 21 का आंसर बेटा क्या है, सॉरी 21 का आंसर है सी, ठीक है। 21 का आंसर बेटा आ रहा है सी। मिस्टर एक्स ने प्राइमरी डेटा लिया है, पर मिस वाई ने यूज किया है सेकेंडरी डेटा। आगे बढ़ते हैं। 22वें की बात करें तो विच डायग्राम इज सूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आएगा आपका ओगिव, ओगिव ही होता है इसका अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। 23 के अंदर अपन आएंगे तो इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट अ कंट्री कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। इन पाई डायग्राम इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री डैश। तो हमें पता है कि बेटा अपना जो पाई डायग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, उसकी जो टोटल डिग्री होती है वो होती कितनी है, 360 डिग्री। अब ये बोल रहा है 40% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट उसके अंदर दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, 360 का 40% कर लो। 360 का 40% जैसे ही आप करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, जिसका आंसर है 144। 23 का आंसर बेटा क्या आ रहा है, बी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। चॉइस देखिए, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज। तो बेटा किसी भी चीज की डेंसिटी, डेंसिटी आप कैसे देखते हो, जो उसकी खुद की क्वांटिटी है वर्सेस जो उसकी पूरी ग्रुप की क्वांटिटी है, इसी तरीके से आप देखते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, बट अगर डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्या आपको लोग एक के ऊपर चढ़े हुए दिखते हैं, बहुत ज्यादा। हमसे भी ज्यादा बुरी हालात कहां पे है, बांग्लादेश में। वहां पे आपको चांसेस दिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, वहां बात होती है पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी पॉपुलेशन है डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, चॉइस का ए, चॉइस का ए। 25 के बारे में बात करें, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स विद द रिस्पेक्टिव वेट्स 1 2 3 और n, यहां तक बात करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ n इज, 25 का आंसर क्या आ रहा है बेटा, सी। 25 का आंसर आ रहा है 22 या सी। 26 की बात करेंगे, यहां पे आपको मीडियन निकालना था इन ऑब्जर्वेशंस का, ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हैं। तो आप अगर निकालेंगे मीडियन, मीडियन की वैल्यू बताई गई है आपको 18, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको एवरेज लेना होगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 का। तो अगर 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे और इसको रख देंगे अगर 18 के सामने, आंसर आपके सामने आने वाला है 26 का ए, जो कि होगा 9। ठीक हो गई बात। 27 में पहुंचे, 27 में व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। अच्छा अब देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा पहले पढ़ने में क्या बोल रहा है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, क्या पूछ रहा है, अरिथमेटिक मीन चाहिए ऑफ व्हाट, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो। इस डेटा का आपको पहले निकालना है बेटा मीडियन, देन निकालना है मोड, और फिर निकालना है इनका अरिथमेटिक मीन, विच विल बी इक्वल टू m प्लस जेड डिवाइड बाई 2। ये है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका प्लेन साइड में छुपा हुआ क्वेश्चन है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपने मीन निकाल दिया, ये गड़बड़ नहीं करनी है अपने को, ठीक है। 27 का आंसर अपन देखेंगे तो 27 का आंसर आ रहा है बेटा बी, 27 का आंसर क्या आ रहा है, बी,
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बता रहा था। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर आपके पास में 28 का आएगा बेटा सी, 8 आंसर आएगा, रूट 64 का रूट आएगा, आप निकालेंगे आंसर आएगा 8। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये वाला हमने क्लास के अंदर डिस्कस करा हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन। तो आपको बेसिकली दिया हुआ है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, क्या दिया है बेटा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन। मीन 50, अब इन्होंने मीन क्या दिया है 50 ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, एन क्या दिया है 10। इसके हिसाब से आपके पास में जो फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द सम, ये आपको दिया गया है कितना 250। इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आप निकालोगे क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन को इस मीन से जब आप कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका निकलेगा 5, मीन निकलेगा 50, तो आपका आंसर आएगा 10%। आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10%। इस तरीके से 5 आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन और आपका मीन है 50 ऑलरेडी। फाइंड द क्वार्टाइल डिविएशन, बहुत ही आसान सवाल आपका, ये तो सबका ही बन जाना चाहिए। 30 का आंसर बेटा आएगा सी, 30 का आंसर क्या आएगा सी। 31 पे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई किसकी, स्क्यूनेस की। हमने क्लास के अंदर ये डिस्कस किया है, कई सारे फॉर्मूले अपने पास में स्क्यूनेस के हैं, तो यहाँ आज इन्होंने पूछा है बाउली को। किसको पूछा है, याद किया गया है आज बाउली के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो आपके पास में फॉर्मूला होता है इसका, तो इसके अंदर इन्होंने क्या करा है बेटा, इसका आंसर वैसे क्या है, ए है, तो ये आएगा आपके पास में बाउली का जो कोफिशिएंट होता है, बाउली इसका जो एस के होता है, स्क्यूनेस का जो अपना फॉर्मूला है, उसके अंदर ये आता है Q3 माइनस Q1, सॉरी प्लस Q1 प्लस 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। अब आपको वैल्यू दे रखी है बाउली के मेथड की, ये इसका आंसर दिया हुआ है 0.6, आपको इस इक्वेशन में रख के इसका आंसर निकालना है, और इसका आंसर फाइनली आपका निकलेगा 30 और 70। ये करेक्ट आंसर है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, यही करेक्ट आंसर है, ये मैं बता रख रहा हूं आपको। ठीक है जी, 31 का आंसर आपके पास में आ रहा है बेटा ए, 31 का आंसर आ रहा है ए। अब बात करते हैं 32 का। 32 का आप निकालेंगे हार्मोनिक मीन, तो अपने को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। इस तरीके से आप फॉर्मूला निकालेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 32 का डी, जिसका आंसर है 12/7। आप इसको सॉल्व करेंगे, x1 आपका 1, x2 आपका 2 और x3 कितना आ रहा है 4। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फाइंड द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डेटा। रैंक कोरिलेशन का इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारी चीजें दे रखी हैं, आंसर निकल सकता है। देखने में आसान है, क्वेश्चन आप करेंगे तो भी आसान है, बट प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे आपके पास में एक अजीब सा क्वेश्चन आएगा, आखिरी में आएगा 1 - 2। क्या आंसर आएगा 1 - 2। आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, ये 1 - 2, 1 में से 2 कैसे माइनस हो रहा है, पर ये आंसर यही आएगा 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1। आंसर इसका आएगा ए, आंसर आएगा -1। करके देख लीजिए, फॉर्मूला रैंक स्पीयरमैन का जो होता है, आर बराबर होता है 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, 6 की जगह यहाँ पे आएगा 36, 36 माइनस 1 35, और n जो है आपका 6 है ही, उसके बाद 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 70, तो ये हो जाता है बेटा 1 - 70 अपॉन 6 इंटू 35, सॉरी ये आंसर आएगा 6 इंटू, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस, तो ये 6 से 6 गया, 35 से 70 गया, तो ये हो जाएगा 1 - 2। आंसर आएगा 1 - 2, और आंसर फिर आगे क्या आएगा -1। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है आर होता है, वो -1 से +1 जा सकता है, इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो इसको मैं थोड़ा सा ट्रिकी जरूर कहूंगा। रिग्रेशन लाइंस की बात करेंगे। अच्छा, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपका, इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास में आखिरी में आंसर आएगा 34। 34 का जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास में बचेगा 0.36 और इसका रूट। अब आप रूट निकालेंगे तो आंसर आपको -0.6 भी दे रखा है, +0.6 भी दे रखा है, प्लस और -0.6 भी दे रखा है। दिमाग ये चलाना है, क्या मेरा प्लस -0.6 हो सकता है क्या, आर जबकि वैल्यू करता है -1 और +1 के बीच में, तो इसका आंसर न -1 जैसे अब इस लड़की ने कर रखा है प्लस 0.6, ये भी नहीं है, आंसर इसका क्या आएगा +-0.6। ठीक है, तो ये अब ट्रिकी है, आपके सामने है, नजरों के सामने क्वेश्चन है, बट आप ये √0.36 को अगर आप सिर्फ +0.6 लिखा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, -0.36 भी आपका हो सकता है आर जो उसका आंसर है, और वो फिर आके आएगा आपका +-0.6। 35 की बात करेंगे तो ये बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन होता है, आपको पता ये होना चाहिए कि आर और वाई
अगर इसका कोफिशिएंट कोरिलेशन आर एक्स वाई आपको दिया जाए और अब आपसे बात की जाए आर यू वी, जो कि u इस तरीके से और v इस तरीके से दिया जाता है, तो हमें सिर्फ फर्क पड़ता है b से और d से, और खासकर b और d से भी तब फर्क पड़ता है जब इनके साइन डिफरेंट होते हैं। अगर साइन इनके डिफरेंट नहीं है, ध्यान से देखेंगे b का साइन और d के साइन में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है, तो आंसर वही हो जाएगा जो आर एक्स वाई है, वही आर यू वी हो जाएगा, जिसका इसका आंसर होगा आर एक्स वाई। इसलिए 35 का आंसर क्या है? डी। 35 का आंसर बेटा क्या है? डी। 36 की बात करें, 36 की बात करें तो इफ द कोफिशिएंट कोरिलेशन आर एक्स वाई इज +1, ये मैंने आपको क्लास में कराया था, ग्राफ्स के बारे में बात करी थी हमने, ठीक है। अगर इनका +1 या -1 है तो सारे ही जो कोफिशिएंट हैं वो सारा एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर फॉल करेंगे, सारी वैल्यूज एक ही लाइन के ऊपर फॉल करेंगी, और ये अपवर्ड लाइन बनेगी आपकी इस प्रकार, ठीक है। सारी जो है इस तरीके से आपकी लाइन करेंगी, तो ये एक अपनी अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बनेगी, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, और पैरेलल तो ये बनती है ही नहीं। Now, rain has affected very badly the wheat crop is an example of. अब आप सोचेंगे सर रेन है और यहाँ पे क्या हुआ, बैडली व्हीट क्रॉप खराब हो गई है, तो रेन तो हर साल आती है, तो ये सीजन से रिलेटेड होगा। अब यहीं पे ये ट्रिकी बात है, पर आप ध्यान से सोचो, बरसात तो हर साल आती है, बरसात तो बेटा हर साल आती है, बट ये व्हीट क्रॉप हर साल खराब होती है क्या? नहीं। तो ये आपका ना सेक्युलर है, ना साइक्लिकल है, ना सीजनल है, ना साइकिल में चल रहा है, ना सीजनल में। आंसर क्या आएगा इसका? इररेगुलर मूवमेंट। बारिश आपकी हर साल नहीं होती है इतनी ज्यादा कि आपकी फसल खराब हो जाए, बारिश हर साल होती तो सीजनल था, ठीक है, पर इस बार क्या हो रहा है, बैडली द व्हीट क्रॉप इसे खराब कर दिया गया है, तो इसे भी मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन मानूंगा। आप इसको हो सकता है सी टिक करके आए, पर इसका आंसर क्या है? डी। 38 के बारे में बात करते हैं बेटा, इंडेक्स नंबर के बारे में क्वेश्चन आया है, तो इसके अंदर अब देखो 38 का आप निकालेंगे, 38 का आंसर आपका आएगा बी, 101.7 है, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी शब्दों का खेल है, यहाँ देखो, इफ द करंट ईयर प्राइसेस एंड द बेस ईयर प्राइसेस फॉर ऑल द आइटम्स आर सेम, यानी पी एन और पी जीरो, पी एन और पी जीरो में कोई फर्क नहीं है ना, पी एन और पी जीरो में कोई फर्क नहीं है, तो प्राइसेस तो सेम है, प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स आर सेम, बट द क्वांटिटीज ऑफ द आइटम ऑफ करंट ईयर आर डबल, यानी Qn जो है वो है 2 इंटू Q0, क्वांटिटी जो प्रीवियस ईयर की थी, जो बेस ईयर की थी, उसका डबल है क्वांटिटी इस साल की, करंट ईयर की। नाउ ऑफ द क्वांटिटीज आइटम ऑफ द बेस ईयर, देन लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज। अब ये आपको लग के लगेगा कि इसमें आंसर देखो, इसमें बहुत होशियारी से इन्होंने आंसर 200 भी दे रखा है, ठीक है, 200 भी दे रखा है, 100 भी दे रखा है, 150 भी दे रखा है, 50 भी दे रखा है, बट अब ध्यान से देखो, लास्ट पेयर के अंदर बेटा हम वेट की तरह यूज करते किसको हैं? Q0 को। किसको? Q0 को। तो यहाँ पे भी Q0, यहाँ पे भी Q0, प्राइसेस चेंज हुए नहीं, और यहाँ पे आपका जो वेट है वो क्या रहने वाला है? Q0 ही, तो आंसर क्या आएगा? ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, आपका प्राइस रिलेटिव या प्राइस का इंडेक्स नंबर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज 100 ही आ जाएगा। समझ में आया? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको लास्ट पेयर के फॉर्मूले के अंदर इशू है, अगर आपको लास्ट पेयर के फॉर्मूले में इशू है, या कंसेप्ट में इशू है, या यहाँ पे इंडेक्स नंबर के अंदर आप 200 देख के विचलित हो रहे हैं, तो आप गड़बड़ है। यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा बेटा? 100 आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? 100। ठीक हो गई बात? तो इसको भी मैं थोड़ा ट्रिकी ही मान रहा हूं। आगे आते हैं। अब इफ a इंटरसेक्शन b इज 0, a इंटरसेक्शन b इज 0 एंड a यूनियन b इज इक्वल टू 1, तो बेटा हम जानते हैं a इंटरसेक्शन b अगर 0 होता है तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और अगर a और b में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो उन्हें बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नॉट वाले तो वैसे ही कट गए, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फर्स्ट और ए और डी के अंदर ऑप्शन बचा। अब ए और बी का यूनियन इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करने के बाद बनती है 1, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव। तो आपको वो टिक करना है जो दोनों ही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आपको समझना है कि ए होगा तो बी नहीं होगा, ए और बी होगा तो ए नहीं होगा। 41, इसका आंसर बेटा आएगा आपके पास में 41 का आंसर आपके पास में आएगा बेटा सी, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले आप निकालेंगे इसकी मदद से और इन दोनों की मदद से आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सबसे पहले आप ये निकालेंगे, देन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी दी जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है, ये डिवाइड में लगाना है, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो आपने यहां से निकाला, इसकी वैल्यू यहां पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा 1/4। ए ये इसे बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बी
प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए की गिवन दैट बी हो चुका है। कैसे बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। तो आपको ये समझना चाहिए कि बी भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, इसलिए आप ऊपर क्या लेते हो? ए इंटरसेक्शन बी। ए भी हुआ है, बी भी हुआ है, ऐसे केसेस को आप क्या लेते हो? ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड आपको करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। आंसर इसका आएगा सी। इतना आसान क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसको मैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 फ्राइडेज। अब ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है अपने ही मॉड्यूल के अंदर, ये संडे से दिया हुआ है। इसका आंसर हमेशा ही क्या आता है? 2/7। लॉजिक हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन का, अभी हमारा आंसर टिक करने के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो इसको डिस्कस करेंगे कभी और, थोड़ा लंबा चला जाता है ये। चलिए 43 की बात करें। 43 का आंसर बेटा आ रहा है आपका सी। वेटेड मूविंग एवरेज आपको निकालना है, आपके पास आपको फोकस करना होगा 2018 के लिए, तो आपको फोकस करना पड़ेगा इन सालों पे, इनके ऊपर आपको 0.3, इसको 0.4 और इसको 0.3 का वेट देना पड़ेगा। जैसे ही आप सॉल्व करके आएंगे तो आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा, आंसर सी। नाउ फिशर एंड लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 129 एंड 132.5। पाशेस का बताओ। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि फिशर क्या है। फिशर जो इंडेक्स होता है बेटा, वो लास्ट पेयर और पाशे का क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। यानी फिशर इंडेक्स जो है वो क्या है? लास्ट पेयर इनटू पाशेस, और इसका क्या? ज्योमेट्रिक मीन। दो वैल्यूज हैं, आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट। यानी अब आपको फिशर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 129 इज इक्वल टू 132.5 इंटू पाशेस और इसका स्क्वायर रूट। इसको अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 44 का डी, आंसर आएगा 125.6। नाउ द एक्सप्रेशंस ऑफ इवेंट नीदर ए नॉर बी अकर्स इज। नीदर ए नॉर बी अकर्स इज, ना ए अकर हो ना बी अकर हो, ना ए अकर हो ना बी अकर हो। इसको आप यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ होता है वो लगता है। इसका आंसर बेटा आपके पास आएगा 45 का बी, ए यूनियन बी का नॉट। ए और बी, इसका आप बोलोगे नीदर ए नॉर बी का मतलब है, इसका मतलब ये दिया जाएगा ए और बी और इसका नॉट, ना ए हो ना बी हो। आई बात समझ में? इसका सोल्यूशन इस प्रकार निकाला जाएगा। ठीक है जी, आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट, बेस थ्योरम आ चुकी है। An urn contains 2 red and 1 green balls, and another urn contains 2 red and 2 green balls. An urn is selected at random and a ball is drawn randomly from it. If the ball is found to be red, then what is the probability that the ball is selected from the first urn? मैंने पहले भी समझाया आपको। आपका इसमें से पहली अर्न है U1 में से रेड बॉल और ग्रीन बॉल कितनी है? 2/3। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। अर्न 2 में से निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4। 4 बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल आपको निकालनी है। अब अगर मैं टोटल बात करूं कि रेड बॉल निकालने की अपनी प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी, तो U1 सेलेक्ट और U2 सेलेक्ट करने के लिए कोई आपको बाध्य किया गया क्या? नहीं किया गया। तो मैं रैंडमली किसी को भी चुन सकता हूं। टोटल केसेस मेरे पास आएंगे 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 2/4। या तो ये चुन सकता हूं या ये चुन सकता हूं, इसके 1/2 और 2/3 और 2/4 मैंने यहां पे लिख दी। ये टोटल केसेस हैं। अगर आपको अब ये फर्स्ट अर्न में से निकालना है कि गिवन लाल बॉल निकल चुकी है, तो अब आपको ये निकालना है कि फर्स्ट जो है अर्न में से ये निकला होगा, कैसे होगा? इसको रखिए डिनोमिनेटर में और इसको आप दे दीजिए न्यूमरेटर 1/2 इंटू 2/3। इसको आप कर देंगे इग्नोर। इसको आप अगर कर देंगे इग्नोर तो ये आपका सोल्यूशन बनके आ जाएगा। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 1/3 प्लस 1/4 और ऊपर आपके पास बचेगा 1/3। आंसर आपके पास फाइनली इसका आएगा, क्वेश्चन है ये 46। 46 का आंसर आपके पास आएगा बेटा 4/7। 4/7। अब इसे कैसे भी समझा जा सकता है, इन टोटल आपके पास में रेड बॉल्स हैं कितनी? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। 4 में से आपकी बॉल निकल जाए किस में से? अर्न में से, तो 4/7। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बॉल्स आ जाएंगे। चलिए इसका आंसर हो गया। अब इधर आते हैं, ये आ गया 47। अब देखो 47 अगेन जो है आपका क्वेश्चन है वो ट्रिकी है। क्या है? ट्रिकी। जैसे ही आप देखेंगे n = 7 सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला आने लगेगा वो वाला जिसके अंदर हम डायरेक्टली x और y से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेते थे। n इंटू एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, याद है वाला फॉर्मूला आता था? बट यहाँ पे वो चीज है ही नहीं। ध्यान से देखो क्या बोला है, x का मतलब है x माइनस एक्स बार, यानी बेटा ये दिया गया है dx,
और y बराबर y माइनस वाई बार, यानी ये क्या दिया गया है dy। इसका मतलब ये सिग्मा एक्स वाई भी क्या है, सिग्मा dx dy। आपका सारा क्वेश्चन ही अपने अपने ऊपर ही घूम गया, सारा क्वेश्चन अपने आप ही अपने ऊपर घूम गया। फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना क्या है, r दिया जाता है बेटा सिग्मा dx dy अपॉन रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। यहां से कंफ्यूज क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला कोई आपको और लगाना है। तो 47 का आंसर बेटा आपका आएगा ए। 47 को इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ वैल्यूज पुट इन करोगे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में, तो आपका आंसर आएगा बेटा 0.81। 47 का आंसर आएगा ए। इसलिए इसको मैं भी क्या कह रहा हूं, अभी भी क्या बोल रहा हूं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। समझ में आई, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दे रखा आपको। 48 पे पहुंचेंगे, यहां देखिए, यहां पे 48 का अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है 182.57। इसका आंसर है 182.57। आपको फिशर क्वांटिटी इंडेक्स निकालना होगा। फिशर का ध्यान रखेंगे, फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। यहां से क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करेगा आपको। आपको निकालना है क्वांटिटी इंडेक्स, तो Q0 एक्चुअली में पहले लिखा होना चाहिए Qn, यहाँ Q0 और Qn ये पहले लिखा होना चाहिए, और वेट जो है प्राइस का ये आपको दिया होना चाहिए बाद में, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। आपको अगर निकालेंगे तो आपको फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स निकालने के ऊपर फोकस करना होगा, और वो निकल के आएगा बेटा 182.57। डिस्कस करने का भी समय नहीं है, अभी आप बस चेक करो कि आपका आंसर क्या है क्या नहीं। देखो यहाँ पे भी करेक्टेड मीन का क्या क्वेश्चन है, द मीन स्कोर ऑफ अ 100 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 100 बच्चों का मीन कितना आ रहा है 45, एक्स बार आपका 45 और n बराबर 100। लेटर इट वाज फाउंड दैट द स्कोर 55 वाज मिसरेड एज 75। ये गलत था, ये सही था। एंड वन स्कोर 60 वाज टेकन एक्स्ट्रा, वन स्कोर 60 वाज टेकन एक्स्ट्रा। सबसे पहले तो बेटा हम सही सम तक पहुंचते हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा 45 इंटू 100। तो ये तो सही सम था, 100 बच्चों का जो आपका एवरेज था, आपका सम ऑफ द वैल्यूज कितना आया होगा 4500। अब 4500 में से आप माइनस करेंगे 75 और प्लस कर देंगे 55। सर क्वेश्चन हो गया? जी नहीं बेटा, अभी नहीं हुआ क्वेश्चन। अब देखो, वन स्कोर 60 वाज टेकन एक्स्ट्रा, पहली बात तो 60 को आपको हटाना पड़ेगा, -60 कर दिया, -60 कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, नया मीन जो निकलेगा, नया जो करेक्टेड मीन निकलेगा, वो 100 का निकलेगा या 99 का, 99 का। वैल्यू आपने एक कम कर दी है बेटा, 2 के बाद आपने जोड़ी कितनी, एक। तो अब आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, नया n आपका क्या हो गया है 99। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका निकल के आएगा बेटा 39 का आंसर है ए, 44.65। सॉल्व करके देखिएगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता बहुत ही हलवा आसान क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो। हाँ, हालांकि ये 50 वाला जो है आपका सीधे आंसर दे दिया गया है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका निकल के आएगा 8 का ए। ठीक है जी, तो ये आपके वीडियोस हो गए हैं, अब आप चेक कर लेंगे। आपको अगेन बता दूं मैं कि सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटर, ध्यान से सुनिए, सीएमए इंटर का आपका नया बैच शुरू हो रहा है 18 जून से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे, मुझे बताएंगे कि आपको आज का वीडियो फ्रूटफुल लगा या नहीं। दिस इज आकाश गुप्ता साइनिंग ऑफ, और हंसिए खेलिए, अब जो है आपके एग्जाम का समय बीत गया है, अब थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ी सी मुस्कान ले आइए अपने इस प्यारे से चेहरे पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।